वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ऐसा आप सब लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस की बात हो गई, आरओ की बात हो गई, किसी भी वनडे एग्जाम की बात हो गई, जो सबसे बेस्ट चैनल है यूट्यूब पर वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी की, यूपी पीसीएस की, यूपी ट्रिपल एससी की या फिर ईपीएफओ की या फिर यूपीएससी की, तो इन सभी के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट जो प्रोवाइड करता है दैट इज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अभी 14 मई को आपका एग्जाम है, ठीक है, पीसीएस का। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप हमारे इस पेड कोर्स में एनरोल कराएं। एनरोल कराने के लिए ये जो नंबर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम, किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ये यहाँ पर आपको नंबर्स गिवन करे गए हैं, व्हाट्सएप का नंबर ये गिवन करा गया है, इसके अलावा ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स लेने के बाद अभी देखिए तब भी सफिशिएंट टाइम है, जितना आप डिले करेंगे उतना ही मुश्किल हो जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ भी ऐसा है नहीं जो आपके एग्जाम में छूट जाए, आपसे सब कुछ कवर अप हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। दोस्तों, लिस्टिंग वाला जो सीरीज है जिसको हमने स्टार्ट किया है, भारत की राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा क्रक्स है जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर आप सिर्फ इस पीडीएफ को पढ़ के भी जाएंगे तब भी आप समझिए पॉलिटी में आप कब तकरीबन जो है 60 से 70% क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। सो यहाँ पर आगे बढ़े इससे पहले एक चीज़ आप लोगों से फिर से मैं रिपीट करके बोलना चाहूँगा कि भैया अगर आप सीरियस हो अपने एग्जाम के लिए, आप चाहते हो इस बार पीसीएस में, आरओ या फिर बीईओ, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें सफलता अर्जित हो, तो आपको इस वाले सीरीज को कंप्लीट देखना चाहिए। इसके अलावा जितना जल्दी हो कोर्स में एनरोल कराओ, क्योंकि कोर्स में एनरोल कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पास हार्ड कॉपी भी रहेगी। हम आपको सॉफ्ट कॉपी देंगे, आप उसका पीडीएफ प्रिंट आउट ले सकते हैं और वहाँ से आप मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कर सकते हैं। सब कुछ एक जगह, आपको कहीं कुछ और सर्च नहीं करना होगा। सो अभी जो पहला हमारा वीडियो था जिसमें हमने इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट्स, उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक एक पर्टिकुलर पार्ट में दिए गए हैं, क्या उस पार्ट का सब्जेक्ट रहा है, वो सारी चीज़ें हमने कवर करी हैं। इसके बाद हमने कवर अप करा था आर्टिकल 30 तक कि हर एक आर्टिकल के अंदर क्या कुछ दिया हुआ है। वैसे आप देखेंगे तो स्क्रीन पे आपको ये सब कुछ हिंदी में दिखेगा, बट डू नॉट वरी, जो कुछ हिंदी में है मैं सब कुछ आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो एक तरीके से बाइलिंगुअल है ये। हर एक आर्टिकल को जरूर देखिए, कौन से आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी मैं बताता चलूंगा। आप हर एक आर्टिकल को, आपका काम सिर्फ इतना है, आप देखते चलिए, ठीक है, और दिमाग में जितना मैं बताता रहूँगा आपको कि कौन कौन से आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, उनको आप चाहें तो नोट डाउन करिए। अदरवाइज कोर्स में एनरोल करा लेंगे ना तो आपके पास ये सब पीडीएफ रहेंगी, आप मल्टीपल टाइम्स खुद से उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल 31 से। सो बात करें हम आर्टिकल 31 की, तो आर्टिकल 31 ये संपत्ति का अनिवार्य ग्रहण है। अब ये निरस्त हो चुका है, ठीक है, यानी कि अगर इंग्लिश में हम इसको बोलें तो ये जो है आपका कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग रिपील्ड। अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता है ऑलमोस्ट। बात करते हैं आर्टिकल 31 की। आर्टिकल 31 ये आपका संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण जिसको निरस्त किया जा चुका है, यानी कि कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग रिपील्ड। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। आर्टिकल 31 ए की बात करें या फिर 31 का की बात करें तो ये जो है आपका सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, इस सब से रिलेटेड है, यानी कि संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली जो विधियां हैं इनकी व्यावृत्ति उससे रिलेटेड है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 31 बी की बात करें या फिर 31 खा की बात करें तो ये वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है, यानी कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप ना याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। 31 गा की बात करें, देखिए हम सारे आर्टिकल देख इसलिए रहे हैं कि एक बार सरसरी निगाह से आपकी आंखों के सामने से सारी चीज़ें गुजर जानी चाहिए, ताकि हो सकता है इन केस
एग्जामिनर कुछ ऐसा आपसे पूछ ही ले, ठीक है, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो आप, ऐसा तो है नहीं आप उसको छोड़ देंगे, कुछ ना कुछ अगर आपके दिमाग में है तो आप भाई उसको वहाँ पर लगा सकते हैं। इसलिए एक बार सरसरी निगाह से देखना ज़रूरी है। 31 गा की बात करें तो कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, ठीक है, यानी कि सेविंग ऑफ लॉज गिवनिंग इफेक्ट्स टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसके बाद 31 घा की बात करें, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों का बचाव जो है इसको निरस्त किया गया है, ठीक है। तो ये है आपका कौन सा, आर्टिकल 31 घा। इसके बाद आगे चलें और नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल 32 की बात करें तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। इसमें शामिल जो याचिकाएं हैं, जो रिट्स हैं, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार प्रेच्छा है। यानी कि अगर हम देखें आर्टिकल 32 को तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉज नॉट टू बी कंसिडर्ड इन प्रोवाइडिंग तो आर्टिकल 32 का की बात करते हैं। आर्टिकल 32 का जो है इसके अंदर गिवन है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्रवाइयों में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं, ये निरस्त हो चुका है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। आर्टिकल 33 की बात करें तो आर्टिकल 33 जो है इसमें क्या दिया हुआ है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की जो संसद की शक्ति है इसके बारे में है। यानी कि जो आर्टिकल आपका 33 है ये कहता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स इन देयर एप्लीकेशंस टू फोर्सेस एक्सेट्रा। आर्टिकल 34 की बात करें तो जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंध। यानी कि आर्टिकल 34 इज रिलेटेड विद restrictions on fundamental rights while martial law is in force in any area। so ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले आर्टिकल की, आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 जो है इट इज रिलेटेड विद लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान है ये। दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। सो इन ऑल आपको यहाँ पर आर्टिकल 34 याद रखना है और आर्टिकल 32 याद रखना है, ये दो इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद संविधान का नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, पार्ट 4, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करी गई है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो आर्टिकल है 36, इसमें सीधे से डेफिनेशन दे रखी है, यानी कि परिभाषा दी हुई है। आर्टिकल 37 की बात करें, इसमें दिया हुआ है इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इससे रिलेटेड है। इसके बाद आर्टिकल 38 की बात करें तो इट इज रिलेटेड विद द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इस आर्टिकल को याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 39 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिए हुए हैं। यानी कि अगर हम बात करें आर्टिकल 39 की तो इट इज़ रिलेटेड विद सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। अब इसी का एक सब आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 39A या फिर 39 का, जो कि आपका समान न्याय और शुल्क में विधिक सहायता, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आप इसको नहीं मिस कर सकते हैं। ये आर्टिकल न्यूमरस टाइम्स पूछा गया है। यानी कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि भैया कौन से आर्टिकल में निशुल्क विधिक सहायता यानी कि फ्री लीगल एड के बारे में गिवन है, तो दैट इज आर्टिकल 39A या फिर 39 का। आर्टिकल 40 की बात करें, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो पीसीएस का जब एग्जाम होता है या आरओ का या बीईओ का,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से आर्टिकल्स 100% आते हैं। ठीक है, तो यहां पर ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी कि इसमें बात किसकी करी गई है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। जरूर 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 आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 41 की बात करें। आर्टिकल 41 कहता है आपसे कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको आप याद रखिएगा। राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। चलिए आगे मूव करते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा आर्टिकल है, इसमें बात करेंगे हम आर्टिकल 42 में। इसमें बताया गया है कि काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 42 इज रिलेटेड विद प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। यानी कि कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा है तो वहाँ पर ऐसी दशाएं होनी चाहिए कि वो व्यक्ति वहाँ पर काम कर पाए, मतलब मानवीय दशाएं वहाँ पर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी कंपनी में, कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर इनह्यूमन कंडीशन हो। मतलब आपको टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, आपको बहुत गर्मी हो रही है बट फैन तक नहीं है, एकदम सड़ी गर्मी में आपको वहाँ पर काम करवाया जा रहा है। मतलब ऐसी दशाएं जहाँ पर इंसान काम नहीं कर सकते। तो ये स्टेट की, यानी कि राज्य की ये एक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी, कि वो ऐसी चीज़ें मुहैया कराए जिसमें मतलब ऐसी कंडीशंस रहें कि इंसान वहाँ पर काम कर पाए। इसके बाद आर्टिकल 43, देखिए ये सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अब हर एक आर्टिकल के लिए आपसे कहूँ तो ये शायद आपको भी सही नहीं लगेगा, बट देखिए हर एक आर्टिकल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं होगा इसमें वो आपको बताता चलूँगा। आर्टिकल 43 कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी कि भैया इतना पैसा तो दो कि आदमी का काम चल जाए। ठीक है, तो लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। 43A या फिर 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके बाद आर्टिकल 43 खा की बात करें या फिर 43B की बात करें तो इसमें बोला गया है सहकारी समितियों को बढ़ावा, यानी कि प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 44, ये तो मुझे लगता है आप सबको पता होगा अच्छे से, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। आर्टिकल 45, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, यानी कि प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 46 की, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। ठीक है, तो आर्टिकल 46 क्या एक्सप्लेन करता है, इसके अंदर किस बात के बारे में दिया हुआ है, दैट इज रिलेटेड विद प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस। आर्टिकल 47, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। तो आर्टिकल 47 इज रिलेटेड विद ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 48, कृषि और पशुपालन का संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अभी तक कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं आया है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इन सबको याद रखना है। आर्टिकल 48 का या फिर 48A, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एंड सेफगार्डिंग अ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। सो आर्टिकल 50 की बात करते हैं। आर्टिकल 50 में उपबंध है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी
फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 51, दैट इज रिलेटेड विद प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आया है जिसके अंदर मात्र एक आर्टिकल है, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, 51A मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अंदर 11 जो ड्यूटीज़ हैं फंडामेंटल वो गिवन है। मैं चाहूँगा अगर आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो कमेंट सेक्शन में अगर आपको 11 याद है तो 11 की 11 लिख के दिखाइए, और नहीं याद है तो जितनी याद है उतनी लिख के दिखाइए। जितना ज़्यादा अपने माइंड पर आप प्रेशर डालेंगे, उसको रिकॉल करवाने की कोशिश करेंगे, उससे बोलेंगे भैया अगर तुमको याद है तो तुम बताओगे, डर के भाग जाएंगे, नहीं याद आएगा। एग्जामिनेशन टाइम पर जब आप कोशिश करेंगे कि आपका दिमाग आपको वापस बता पाए कि कौन कौन सी वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, आपको नहीं याद आएगा, बिकॉज आपने अपने दिमाग को उस तरीके ट्रेन नहीं करा है। सो ट्रेन करना इज़ वेरी नेसेसरी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।